हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल, कैसे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं नीट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 2022 में क्या क्वेश्चंस आए थे, किस तरह के सवाल आए थे, इस पे आज हम लोग फिजिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। क्या सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट आप सभी लोग जानते ही हो, हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थोड़ा सा प्यार, लिटिल प्यार एंड सपोर्ट मेरे काम आएगा, मेरे लिए को मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सोल्यूशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सीधा पेपर, ये हमारे सामने सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिखा, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, रेजिस्टेंस 1 ओम, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो स्क्वायर इस तरीके से हमारा लूप है, इसका जो प्लेन है वो उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कुछ एक ही डायरेक्शन में है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो क्या बताना है? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला सबको पता है कि क्या होता है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो बी की वैल्यू रखना है, ए की वैल्यू रखना है। अब बी और ए की वैल्यू रखने के बाद कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बी हमें पता ही है। ठीक है, और एरिया साइड जब 1 मीटर दे रखा है तो एरिया हमारा 1 ही आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बी की वैल्यू 0.5 दिया है, तो 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड ऑप्शन सही आ जाएगा, यानी 0.5 फेवर। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, व्हेन लाइट प्रोपोगेट थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट वी। एकदम आसानी से याद कर लो, ये होता है जनरली स्पीड ऑफ लाइट सी की बात करें तो ये होता है बेटा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और v की वैल्यू इस फार्मूले से निकाली जाती है जब मीडियम की बात हो तो। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल दिया, व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2 आर इंसिडेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज Vs/2 एंड Vs रिस्पेक्टिवली, द थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी लोगों ने आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लिखा होगा, पता होगा। क्या होता है बेटा कि E बराबर वो होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, यही होता है। वर्क फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं? वर्क फंक्शन को हम लोग लिखते हैं एच न्यू नॉट से, और के मैक्स को कैसे लिखते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के बराबर होता है, जहाँ वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो एनर्जी बराबर आ गया एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। अब इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है, तो एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू यहाँ से मैं सोल्व कर दे रहा हूँ, इस तरफ चौथे नंबर के सवाल पे इधर सोल्व कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से आ जाएगा एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो ई अब वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले सिचुएशन में दिया है Vs/2, तो हमने लिख दिया Vs/2, एक इक्वेशन हो गया। वहीं दूसरा इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 है तब हमारा एनर्जी हो गया एच न्यू बाई 2 बराबर एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन उस मेटल का बदलेगा नहीं, जो भी मेटल है उसका वर्क फंक्शन तो फिक्स रहेगा, प्लस ई स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल के Vs हो गया, तो Vs। ये दो इक्वेशन हो गए। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद क्या निकालेंगे? रिलेशन देखो ना, 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 - 2 माइनस करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एच इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा एच न्यू बाई 2, और इतने में से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का ई वी एस बाई 2। ठीक, 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो यहाँ से आ गया ई वी एस बराबर माइनस का एच न्यू। आ गया कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल आ गया। अब यही वैल्यू उठा के चाहे पहले इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरे इक्वेशन में रख दो, सोल्व कर लो। और जैसे ही आप सोल्व करोगे वैसे ही आपको इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्या निकल के आ जाएगा? डी। अरे लो देख लो भाई, कर दे रहे हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो। हमने लिख दिया एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस। अब ई वी एस बाई 2, जबकि ई वी एस की वैल्यू कितना आ गया? माइनस एच न्यू, तो हमने लिख दिया माइनस एच न्यू बाई 2। ये टर्म इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसके साथ जब ये ऐड हो जाएगा तो आ गया 3 एच न्यू बाई 2 बराबर एच न्यू नॉट, एच कैंसिल, 3 न्यू बाई 2 इज इक्वल टू न्यू नॉट। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए ये पूरा हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरा समझा दिया इसमें।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा दिया है, अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड। अगर किसी को डाउट हो कि सर नहीं इस पर नहीं समझ में आ रहा, अलग से करके दिखा दो, मैं अलग से कर दे रहा हूँ, रुको। प्रैक्टिस क्वेश्चन फिजिक्स डाउट खोल लेता हूँ, है ना। डाउट वाले में ही यहाँ पे हम आपको सोल्व भी कर देंगे और यहाँ हम क्वेश्चन पिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इधर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर पेन हटा देते हैं, इधर से हम पेन हटा लेते हैं, ठीक है। इधर केवल रीडिंग मोड लगा लेते हैं, या नहीं चलो रहने दो, इधर भी पेन रहने दो, इधर हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन 4 में हमारे सामने बच्चों क्या दे रखा है कि स्फेरिकल बॉल ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड, द कर्व इन द ग्राफ सोन विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ बॉल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड है, मान लो कि ये लॉन्ग कॉलम, मतलब लॉन्ग कॉलम का मतलब समझ लो पूरा इतने इसके में लिक्विड ही लिक्विड ऐसे भरा हुआ है और एक बॉल हमारा इसमें जा रहा है, ये बॉल नीचे गिर रहा है, तो क्या हो गया, शुरुआत में तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मान लो एक सर्टेन डेप्थ में जब बॉल पहुंच जाएगा, जब इसके नीचे का वेट mg और इस पर लगने वाला लिक्विड का जो बोएंट फोर्स है, जब ये वैल्यू ये बैलेंस हो जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यानी शुरुआत में तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ हमें कौन सा मिल रहा है, तो ये ग्राफ नंबर हमको मिल रहा है, इसमें आप देखोगे तो ये बी वाला कौन सा मिल रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल 5वां दे रखा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, बायो-सावर्ट लॉ gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element ideal of a current carrying conductor only। बहुत बढ़िया, ट्रू है स्टेटमेंट, ये तो होता ही है, बायो-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट ही यही है। बायो-सावर्ट लॉ एनालॉग टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू, with the former being related to the फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए स्केलर सोर्स आइडियल, भाई आइडियल स्केलर सोर्स नहीं है, आइडियल हमारा वेक्टर सोर्स है, वाइल द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाई ए वेक्टर सोर्स क्यू चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो असर्शन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड इसमें स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ये चीज़ आपको क्या रखना है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कौन सा ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1, ओके बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज राइट। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 पे, क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में दिया है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इंक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर सेमी कंडक्टर गलत, डिक्रीज फॉर बोथ गलत, इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर। बहुत बढ़िया, कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है बेटा तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर कंडक्टर है तो इंक्रीज करेगा, और अगर सेमी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है तो उसका डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो इंक्रीज फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीजेज फॉर सेमी कंडक्टर, तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन 7 में दिया है टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड, थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट एनर्जी, डेवलप्ड इन दिस एंड दिस, किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब आपके सामने पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, यानी एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस, ये हमारे इस तरीके से पैरेलल में मान लो V वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। एक को 100 मान लो और दूसरा तो हमारे पास 200 ओम दे ही रखा है, ठीक है, और दोनों V वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड हैं। कितने सोर्स से कनेक्टेड है, V वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है। द रेशियो थर्मल एनर्जी यानी कि H1/H2 किसका किसका निकालना है, 100 और 200 का, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए मान लिया हीट हमारा H1 बन रहा है और इसमें हमारा हीट कितना बन रहा है, इसमें हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है H2, तो H1 और H2 का रेशियो निकालना है। सेम पोटेंशियल पे तो दोनों कनेक्टेड हैं, तो हीट का फार्मूला क्या होता है, एक तो जनरली होता है I²RT, अगर I को V/R लिख दिया जाए तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, V²/R×T। तो दोनों ही में अगर सेम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वोल्टेज तो दोनों का सेम है, तो वोल्टेज सेम टाइम सेम, इसका मतलब कि ये जो हीट है ये अगर इस फार्मूले के रिस्पेक्ट में बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R बन गया। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा H1/H2 बराबर R1 और R2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। वैल्यू रख देंगे इसी में क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू जैसे ही रखेंगे H1/H2 बराबर R2 हमारा है 200 और R1 है हमारा 100, काट देंगे, कितना आ गया 2:1, तो 2:1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है सोल्व करने का। हमने आपको यहाँ बताया
इतना टाइम लगता नहीं, आपको सर्किट डायग्राम बनाया समझाया। एग्ज़ाम टाइम में जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला यहाँ से करना शुरू करोगे और तुरंत आपको यहाँ दिख जाएगा कि इस फार्मूले में जब वी और टी दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम है, सेम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, इन गिवन टाइम की बात कर रहा है सवाल में। तो जब टाइम सेम है तो फिर हमारा केवल आर ही एक बचा, तो यानी कि हीट आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे ये वाला और इसमें रख के वैल्यू सोल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है पी एन ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव इन द गिवन सर्किट ए बी सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पी एन इक्वल। ओके, किसमें पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा? चलो पहला चेक करते हैं। प्लस से जा रहे हैं, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, फिर पी फिर एन, यानी पी एन है मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग, यहाँ से जा रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और ये नेगेटिव। ओके, ये रिवर्स बाइसिंग में है, बिल्कुल नहीं है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग जैसा है। यहाँ प्लस फॉरवर्ड बाइसिंग प्लस फॉरवर्ड। ओके, तो ये डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा कि प्लस माइनस, तो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ये सी वाला भी वैसे ही है, इधर से प्लस है तो प्लस माइनस, तो ये वाला भी प्लस होगा, ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ प्लस है माइनस है और यहाँ पे प्लस है माइनस है। तो देखो यहाँ P पॉजिटिव है और N नेगेटिव, और यहाँ P नेगेटिव है और N पॉजिटिव है। जबकि इस डायग्राम में देखोगे A और C में तो सिमिलरिटी है, इसका मतलब बोथ सर्किट A एंड C। आगे बढ़ते हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू, पीक वोल्टेज की बात कर रहा है। पीक वोल्टेज का फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है। पीक वोल्टेज का फार्मूला V0 बराबर क्या होता है, √2 टाइम इंटू VRMS, √2 टाइम इंटू VRMS, खत्म कहानी, √2 टाइम इंटू VRMS। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10वां क्या दिया है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, इतना डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ओके, द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज, टाइम एक्सिस से पहले 30 डिग्री और फिर 45 की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी V1 बाई V2 निकाल लेंगे, tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री। tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, tan 45 का 1, तो 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। रट्टाफिकेशन मार लो, याद कर लो, ये सवाल थ्योरी से है। अगला बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हो गए क्या, बहुत बढ़िया, 11 हो गए। 12, द डायमेंशन ऑफ दिस बिलोंग्स टू, भाई एक एक डायमेंशन आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ डायमेंशन आप निकाल लेना। जनरली ये जो फार्मूला दिया किसका होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का होता है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, इफ सोप बबल की बात कर रहा है तो सोप बबल का इनसाइड वाला प्रेशर कितना होता है बेटा, ये होता है 40/R प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ठीक है। तो अगर हमारा R बढ़ रहा है क्योंकि बबल एक्सपेंड कर रहा है, तो जब ये बबल एक्सपेंड कर रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब कि ये जो रेडियस है ये R भी बढ़ेगा। तो जब हमारा ये रेडियस बढ़ेगा तो इसका मतलब कि रेडियस बढ़ेगा तो ये हमारा वैल्यू घटेगा, तो ओवरऑल प्रेशर भी तो घटेगा, यानी कि डिक्रीजेज। ऑफ 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 13 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 14, एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। ओके, तो पावर दे रखा है, ये पावर ये दे दिया, टाइम यहाँ पर 1 आवर दे दिया, एनर्जी पूछ लिया। तो पावर के टर्म में एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया बेटा, 100 किलोवाट, यानी कि 10⁵, क्योंकि ये तो 2 जीरो है ही, किलो का मतलब भी तो 3 जीरो और आ जाएगा, 10⁵ आ गया, तो दोनों मिलकर 10⁵ हो गया, इंटू 1 आवर। 1 आवर का मतलब 3600, तो इसको सोल्व कर लो, तो 36 इंटू 10⁵ 2 7, 36 इंटू 10�7, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो 14 क्वेश्चन है, 14 मिनट कुछ सेकेंड लगा, भी 1 मिनट लगा एक क्वेश्चन में अभी तक करने में। 15, जबकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं, खुद से अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो इससे भी कम समय लगेगा। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इफ़ द इनपुट फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे, तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को याद दिला देता हूँ, थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, ज़्यादा नहीं इस चीज़ को, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, तो याद दिलाने में टाइम लग सकता है, याद रखना। अगर हमारा इनपुट का ग्राफ ऐसे जा रहा है,
मान लो ये इनपुट का ग्राफ है, ये इनपुट का ग्राफ है। इस पॉइंट पर ये पॉइंट हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब आउटपुट का अगर ग्राफ बनाया जाए बेटा, इसका आउटपुट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, तो मान लो ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लो हमको कुछ मिला, लेकिन इस सेकेंड हाफ साइकिल में तो नहीं ना मिलेगा, इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर इस हाफ साइकिल में हमको फिर से मिला, न इस हाफ साइकिल में हमको कुछ नहीं मिलेगा, फिर इस हाफ साइकिल में हमको कुछ मिला, फिर नीचे वाले में कुछ नहीं मिलेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी जा रही है वही तो फ्रीक्वेंसी इसकी भी है, भले इधर से नहीं मिल रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी तो वही है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदल गया। तो अगर ये 60 हर्ट्ज का है तो ये भी 60 हर्ट्ज का ही होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम कहोगे कि सर 15 सवाल था, आपने 16 मिनट का टाइम ले लिया। अरे बाबू, समझाने में भी तो टाइम लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक से हट के। चलो क्वेश्चन नंबर 16। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। ओके, बहुत बढ़िया। यानी कि ये हमारे सामने एक रॉड है, 10 मीटर लेंथ है, और एक एंड पर हमारा 10 kg रखा है और दूसरे एंड पर हमारा 20 kg रखा है। बहुत बढ़िया। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg। अच्छा, 10 kg से निकालना है तो इसी पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे, x बराबर 0, और यहाँ पर फिर x बराबर 10 हो गया, ठीक है ना। तो फिर सीधा हम RCM का पोजीशन निकाल लें। तो RCM बराबर m1r1, तो पहला वाला इसको मान लो m1 और इस मास को मान लो m2। तो m1 तो ऑलरेडी 0 पर है, तो 10 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि 10 प्लस 20, ठीक है। तो नीचे यहाँ आ गया 200 और ये तो ख़त्म हो गया मामला। तो 200 बटे में 30, 20/3, 20/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वेवलेंथ। अब भाई पूरा ये क्वेश्चन किसका है, थ्योरी का है। अब हर आदमी भाई एज ए स्टूडेंट आपको रट्टाफिकेशन मार के रखना पड़ेगा वेवलेंथ रेंज वगैरह कि एम रेडियो वेव का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव का वेवलेंथ रेंज क्या होता है, माइक्रोवेव्स का क्या होता है, इंफ्रा रेडिएशन का क्या होता है, एक्सरे का क्या होता है। यहाँ मैं बता दूँ इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ठीक है। लेकिन ये रट्टाफिकेशन का सवाल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल समझने वाला कि एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद द मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg लिफ्ट प्लस पैसेंजर दोनों मिला के is moving up with a constant speed 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watt. जी की वैल्यू दे दिया। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये हमारा लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड से, और इसका खुद का वजन है आदमी और लिफ्ट का मिला के 200 kg का। और मोशन अगर ऊपर हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है मेरे बच्चा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे ही लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात। और इसका वेट किधर होगा, नीचे होगा। तो यानी बॉडी ऊपर कितने फोर्स से जा रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस mg को मिला के यानी इतना फोर्स लग रहा होगा, तब जाके वो ये स्पीड जनरेट कर पा रही है। तो हम फोर्स निकालेंगे, यानी कि फोर्स बराबर कितना हो गया, तो mg प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब mg कितना है, तो 2000 तो यही है, और जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितना दे दिया, 3000। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 23,000 न्यूटन। अब पूछा क्या पावर, तो पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। भैया करना क्या, मल्टीप्लाई करना है। तो 23,000 को वेलोसिटी 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 34,500। कितना आ जाएगा, 34,500। बहुत बढ़िया। 18 क्वेश्चन के बाद 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेज इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना वेवलेंथ इज यूज्ड, द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज टू इतना देन द नंबर ऑफ फ्रिंजेज। मान लो कि ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है, और इस स्क्रीन से इतने दूर में 8 फ्रिंजेज बन रही हैं। कितने, 8 फ्रिंजेज। तो बहुत सारी ऐसे बन रही होंगी, 1 फ्रिंज, 2 फ्रिंज, 3 फ्रिंज, 4 फ्रिंज, 5 फ्रिंज, 6 फ्रिंज, 7 फ्रिंज, 8 फ्रिंज। चलो इतनी फ्रिंजेज बन गई। हर फ्रिंज की एक विड्थ होती है, और इंटर फ्रिंज की बात हो रही है, तो एक फ्रिंज की विड्थ का फार्मूला क्या होता है, तो फ्रिंज विड्थ बराबर होता है d लैम्डा बाई डी। और ऐसे 8 हैं, और इतने ही में बोला है, इतनी ही में अब कितनी बनेंगी जब वेवलेंथ बदल जाएगा। तो हमने कहा मान लो कि पहले n1 फ्रिंज बन रही थी और उनका फ्रिंज विड्थ कुछ बीटा 1 था, अब कोई n2 बनेगी और उनकी फ्रिंज विड्थ बीटा 2 होगी।
इसी में वैल्यू रखना है। ठीक है, वैल्यू रखोगे तो N1। अब क्या चीज़ें नहीं बदलेंगी इस फार्मूले में भाई, डी थोड़ी बदल जाएगा क्योंकि सेटअप वही है, खाली वेवलेंथ बदल रहे हैं। तो डी और डी की वैल्यू नहीं बदलेगा ना, तो कैपिटल डी बदलेगा ना ये बदलेगा। तो जब दोनों चीज़ें नहीं बदलेगा तो हमने डी बाई डी रख दिया और लेमडा 1 रख दिया, इधर N2 रख दिया, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू लेमडा 2 रख दिया। कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। N1 लेमडा 1 बराबर N2 लेमडा 2 फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला आप लिख लो, काम करेगा। अब सीधा N2 निकाल दो कि N1 लेमडा 1 बराबर लेमडा 2। सोल्व करो 12 आंसर आ जाएगा, सोल्व करो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको समझा भी दी। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, समझाया भी और आपके आंसर भी बता दिया। रख के देख लो भाई। N2 बराबर N1 कितना है 8 है, वेवलेंथ कितना है 600 है। अब वेवलेंथ कितना यूज कर रहे हो 400, 2 जीरो से 2 जीरो छमाछम कैंसिल, 4 दूना 8 और 2 छक्का 12, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रेडाई R1 एंड R2 दिस हैव इक्वल चार्ज, दोनों पर चार्ज बराबर है, पोटेंशियल उठ। तो जब भैया चार्ज ही बराबर है तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है कि K/Q/R, यही तो होता है आपने कहा। तो जब K कांस्टेंट ही या चार्ज कांस्टेंट कर ही दिया तो पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका कम है, जिसका रेडियस कम होगा उसका ज़्यादा। तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर इज द राइट आंसर, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट X इज। ओके, बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को ध्यान से देखा जाए, ये सोडियम दे रखा है, ये X दे रखा है और E+ दे रखा है। ये E+ का मतलब क्या है, एक प्रोटॉन निकला। प्रोटॉन निकलने का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन निकलने का मतलब ये सॉरी प्रोटॉन बता रहे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यानी कि इसका ये जो एटॉमिक नंबर है अब ये ससुरा कम हो जाएगा। तो ये पहले 11 था, अब कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन होता तो E- लिखा जाता ना। तो ये पॉजिट्रॉन निकला है। क्या निकला है, पॉजिट्रॉन टाइप का एक पार्टिकल निकला है। ठीक है, पॉजिट्रॉन। जब पॉजिट्रॉन निकलता है तब भी इसमें से एक वैल्यू कम हो जाता है, तो यहाँ 10 और ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये 22 ही रहेगा, ये 22 ही रहेगा। तो 10 और 22 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 में देखो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। थिन यूनिफॉर्म डिस्क की बात हो रही है, यूनिफॉर्म डिस्क की बात हो रही है। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। यानी कि अगर इसको मैं डिस्क मान लूँ कि ये हमारा डिस्क है, तो इस एक्सिस के अबाउट की बात हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर। ओके, और एक कह रहा है कि ये हमारी ये है, तो कोई भी डायामीटर ले लो। अब मान लो हमने इस डायामीटर की बात कर ली, ये डायामीटर ही वाली एक्सिस है, तो इसके अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन और इसके अबाउट, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो अब दोनों का निकालना पड़ेगा भाई। रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में फार्मूला mk², और यहाँ पर भी हमने मान लिया m, इसमें k1² मान लो और इसमें k2² मान लो। ठीक है, अब बराबर इस सिचुएशन में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो mr²/2। और डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो mr²/4। सोल्व कर लो, m से m कैंसिल, यहाँ m से m कैंसिल। तो यहाँ से k1 की वैल्यू कितना आ गया भाई, r/√2, और यहाँ से k2 का वैल्यू कितना आ गया, r/2, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, है ना। इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो r/2 बचा क्योंकि m तो कैंसिल हो गया है। अब k1/k2 ही हमें निकालना है, k1/k2। तो यहीं निकाल लो ना भाई, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो k1/k2 इज इक्वल टू, तो ये आ जाए, ये इसका 2 ऊपर चला गया और इसका √2 नीचे आ गया, इससे काट दिया, √2/1। √2/1 का आंसर देखो कहाँ दिया है भाई, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज राइट, √2/1। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 23 पर। लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। ये एनर्जी दिया गया है फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल द रेशियो ऑफ T1 एंड T2, यानी एनर्जी का रेशियो। हम सभी लोग बोर्स थ्योरी में जानते हैं कि एनर्जी का जो फार्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, किसका, एनर्जी का जो मेरा फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है माइनस में ही, माइनस का 13.6/n², ये होता है ना। आपने कहा हाँ सर, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। और n=1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। n=1 क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट होता है। और n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n=4
थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये सब क्या है? एक्साइटेड स्टेट होते हैं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट होते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 2 लेना है और इसके लिए 3। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी T1 दिया है, सेकेंड वाले का इतना, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा। 9/4 किस में दिया? ऑप्शन डी में। क्यों भाई ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो बेटा एनर्जी और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए इसका वाला वैल्यू इधर आएगा और इसका वाला वैल्यू उल्टा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन करा दिए? 23। अब कहाँ पर आ गए? 24 पर। अब 24 देखो बहुत कम टाइम लिया है हमने, सब कुछ करते हुए, सब कुछ समझाते हुए 25 मिनट समथिंग सेकेंड हुआ। ठीक है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो ये सब क्वेश्चन उड़ाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना मैं जान पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन 24 में दिया है अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60 डिग्री। मान लो ये ग्लास सरफेस है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं कि निचवा ग्लास है, ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। अब कोई रे ऐसे आ रही है, कितने डिग्री पर आ रही है? 60 डिग्री पर आ रही है, तो ये 60 डिग्री पर इधर जाएगी भी, और अगर रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि इधर ग्लास दिया हुआ है तो रिफ्रैक्शन होगा तो कुछ इधर आएगी। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये कुछ आर होगा, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? √3। बोला क्या है? द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो हमने कहा अगर आर निकल आए तो ये निकल आएगा, और जब ये 60 दिया है तो ये भी 60 होगा, तो फिर ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 30 होगा। हमें आर निकालना है, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? साइन आर बराबर हो जाएगा साइन आई बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का √3 दे रखा है और आई की वैल्यू 60 दे रखा है, तो इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो साइन आर बराबर साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2 डिवाइडेड बाई √3, ये कट गया तो आ गया 1/2। साइन आर बराबर 1/2, दैट इज़ आर की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री, यानी कि ये वाला भी एंगल 30 डिग्री आ गया, सॉरी ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, तो ये वाला कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 60 और प्लस 60 और 30, तो 60 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 90, यानी कि राइट आंसर 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 25, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर रेडियस, लेंथ 10 मीटर रेडियस इतना मीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर बराबर 10 ओम, द करेंट डेंसिटी ऑफ इन द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे दिया और करंट डेंसिटी पूछ लिया। अब भाई करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? तो जे बराबर होता है बेटा, जे बराबर क्या होता है? अरे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा करिया पे, इसका कलर बदल के कुछ अच्छा सा येलो रख दे क्या? चलो देखते हैं येलो कैसा लगता है। कि जे बराबर, ये सुंदर लग रहा है, सिग्मा इंटू ई होता है। जे बराबर सिग्मा क्या होता है? 1/ρ इंटू ई, और रो क्या होता है? तो रो बराबर होता है बेटा RA/L, ये होता है। ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, तो ई और रो की वैल्यू RA और L आ गया ऊपर, तो जे बराबर कितना आ गया? ये वैल्यू आ गई। ये सारा वैल्यू उठा के पटको, और देखो रेडियस दिया है तो एरिया आपको πr² से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस दिया है सवाल में, है ना, तो πr² से एरिया निकलेगा। और जब इसको आप सोल्व करोगे प्रॉपर तरीके से अच्छे से, तो आपको कितना आंसर आएगा? ये क्या चला गया भाई, क्या क्या खुल जाता है कभी कभी। ओके, तो जैसे ही आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई? चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं, 26 क्वेश्चन। ठीक, 26वां में दिया बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस जितना, पावर ऑफ द लेंस कितना हो जाएगा? क्या पावर ऑफ द लेंस कितना हो जाएगा? तो भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई कॉन्वेक्स लेंस दे ही रखा है बेटा, तो फोकल लेंथ का फार्मूला लेंस के केस में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा हूँ मैं। तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है भाई लेंस के लिए? लेंस मेकर फार्मूला याद है? n-1 × 1/r1 - 1/r2। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो, अब बाई कॉन्वेक्स है तो पहला वाला पॉजिटिव लिया जाता है और दूसरा वाला नेगेटिव। तो n की वैल्यू कितना दिया? 1.5, तो n की जगह 1.5 - 1 करोगे कितना बचा? 0.5। 1/20 माइनस में रखोगे ये वैल्यू 1/20, तो ये आ गया इतना। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया? 0.5 और 1/20, 1/20 मतलब 2/20, 2/20 का मतलब 2/10 आ गया। 10 से और डिवाइड कर दो तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई? 0.05। ठीक है, अब यहाँ से f की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया? 1/0.05, डेसिमल हटा दो 100, इससे इसे सोल्व कर दो, कितना आ गया? 20।
20 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई? 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया। अब फोकल लेंथ का इन्वर्स ही पावर होता है। फोकल लेंथ का इन्वर्स क्या होता है? पावर होता है। तो पावर बराबर क्या हो गया? 1/f। अब तुम कहोगे कि सर अभी तो 1/f का वैल्यू ये निकला था। तो भाई देखो, अभी जो निकला था ये वैसे नहीं, अब सेंटीमीटर में मान लो निकल आया। तो जब सेंटीमीटर में आ गया तो सेंटीमीटर में फोकल लेंथ जब दिया हो तो ऊपर 100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। अरे लिखो 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो 100 फोकल लेंथ हमारा 20, डिवाइड कर दोगे 5 आ जाएगा, प्लस का 5 डायप्टर। याद रखना, अगर कॉन्वेक्स है तो पावर हमारा फोकस पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होगा, और अगर कॉन्केव है तो कॉन्केव का फोकस नेगेटिव, पावर नेगेटिव। ये कहाँ पर होता है? ये हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं। कहाँ? हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं। और ये कब यूज करते हैं? मायोपिया के केस में यूज करते हैं। मायोपिया के केस में, यानी कि जब दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है तब ये यूज करते हैं, और जब नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है तब कॉन्वेक्स यूज करते हैं। याद रखना, ये सब बहुत काम की चीज़ें हमने बताई हैं। अब इसी तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 27 दिया है भाई। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसमें क्या दिया है? और लॉन्ग सोलेनॉइड रेडियस आर की वैल्यू इतना टर्न पर mm, 1 mm में इतना टर्न दिया है, यानी ठीक है। इफ़ 1 एम्पियर ऑफ करेंट इज फ्लोज इन द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? देखो बेटा, अब यहाँ पर फार्मूला जो सोलेनॉइड के केस में होता है वो बी निकालने का क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो होता है ये mm में नहीं होता, मीटर में होता है। तो सबसे पहले तो म्यू नॉट की बात करेंगे हम लोग। तो म्यू नॉट की वैल्यू सबको पता है कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न mm में दे रखा है, तो भाई 100 पर mm दिया है। ध्यान दियो, क्या दिया है? पर mm। तो इसको मीटर में बदलेंगे भाई, इंटू 10⁻³ कर देंगे। अब ये पर मीटर में आ गया, ठीक है। क्योंकि 1 mm में जब 100 टर्न है तो 1 मीटर में कितना होगा? क्योंकि 1 मीटर में 10⁻³ mm होता है, ध्यान रखियो। तो भाई मीटर के टर्म में निकालोगे इतना आ जाएगा, 10⁻³ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पर मीटर में इतना टर्न आ जाएगा भाई। अरे लो देखो भाई, एक्चुअली में क्या है? टर्न पर mm। पर mm का मतलब अपॉन में mm लिखा है, तो इस mm को मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे? 10⁻³ पर मीटर लिखोगे। तो ये यहाँ से नीचे से जब ये हटेगा तो ये वैल्यू ऊपर ही तो आएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, इंटू आई। करंट की वैल्यू कितना दिया है? 1 एम्पियर दिया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। अब बचा ही क्या? अब तो कुछ बचा नहीं ना, अब इसको सिंप्लीफाई करना बचा ना। जब सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर कितना आएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। कितना निकल के आएगा? ऑप्शन बी। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 27 पे ला के रोक दूँ? अरे चलो 1-2 क्वेश्चन तुम लोग करो ना, करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन 28। अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स 3 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। बड़ा आसान सवाल दे दिया ये। क्वेश्चन 28। उसी पॉइंट पर कि 60 ग्राम है, 60 ग्राम का मतलब 60 इंटू 10⁻³ किलोग्राम का बॉडी है, और इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पर? 3 न्यूटन। तो 1 kg पर कितना फोर्स लगेगा? तो 3 न्यूटन डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁻³ इस भाई साहब को यहाँ से हटा के ऊपर लिख दो तो 10⁻, ऐसे बन जाएगा। 3 से इसको काट दो तो आ जाएगा 20, अब 20 से 100 को काट दो तो आ जाएगा 5, और 1 0 ये वाला था, इसको यहाँ लिख दिया 50। तो 1 kg पर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? 50 न्यूटन का। अरे कितना लगेगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखने पर 50 न्यूटन का। तो उस जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 50। क्योंकि यूनिट मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आई बात समझ में? नहीं आई? और ना आई हो तो बता देना, हम समझाने के लिए हमेशा तैयार थे और हमेशा समझाएंगे। ठीक है, यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, 29। द ग्राफ विच शो द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ पार्टिकल एंड इट्स मोमेंटम। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? लेमडा बराबर क्या होता है भाई? एच, अरे पी बराबर hc बाई लेमडा, ऐसे लिख देता हूँ। मोमेंटम बराबर होता है ना hc बाई लेमडा, ऐसा कुछ नहीं होता, h बाई लेमडा, c नहीं होता है।
ठीक है, h बाई लेमडा। अरे लो निकाल दो, ये भी निकाल के बता दे रहा हूँ, देख लो। एनर्जी आइंस्टाइन का फार्मूला होता है mc² और अकॉर्डिंग टू दी ब्रोगली हाइपोथेसिस होता है h न्यू। ठीक है, h न्यू। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है आपने कहा कोई नहीं। तो mc/c बराबर h न्यू। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम इंटू सी बराबर h। इस न्यू को क्या लिख सकता हूँ, c बाई लेमडा। c से c हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो मोमेंटम बराबर आ गया h बाई लेमडा, ये फार्मूला है। तो भाई जब p हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि h प्लैंक कांस्टेंट है, p इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, इसका मतलब कि लेमडा इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो लेमडा वर्सेज मोमेंटम का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, डी की तरह बनेगा। कोई शक वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, ये बेटा ऑड नंबर के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, ऑड नंबर के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कोई इक्वेशन भी बोला जाता है वैसे तो। ठीक है, और अभी ध्यान नहीं है, मैं बता दूंगा, लेकिन क्या निकल के आएगा, ऑड नंबर के फॉर्म में निकल के आएगा। अब कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताना, बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्वेश्चन 31 में दिया कि द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेज फ्रॉम इतना आरपीएम टू इतना आरपीएम इन 16 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है भाई। क्या बताना है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताना। तो सबसे पहले हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये पता करना होगा। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सपोज ω1 कितना आरपीएम दे रखा है, 1200 आरपीएम दे रखा है। तो जब आरपीएम दिया हुआ हो तो हम लोग ऐसे करते हैं 2π/60 मल्टीप्लाइड बाई आरपीएम। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, 6 से 12 काट दो 20, अब 20 दूना 40 पाई। इसमें कोई दिक्कत आपने कहा नहीं, 40 पाई, और यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ही ω2 क्या निकल आएगा, 3120 दिया है तो 2π डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3120 आरपीएम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 6 से काट दोगे 6 5 30, 6 दूना 12। ठीक, 52 दूना 104 पाई। अब अल्फ़ा निकालना है, क्या हो जाएगा, ω2 माइनस ω1 बाई टाइम इंटरवल। अब 104 पाई, ठीक है, 104 माइनस 40 ब्रैकेट में हम पाई लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 16। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप हमें क्या बताओगे, आंसर बताओगे। अरे अब तो बता दोगे ना कि अब भी नहीं बताओगे, अब बता दोगे। अब हमको पता है कि अब तुम लोग बता दोगे, अब इतना ज़्यादा कमज़ोर तो हमारे बच्चे लोग हैं ही नहीं। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, 4π आ जाएगा। अब आगे दिया है एन आइडियल गैस अंडरगो 4 डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट एज सोन इन द फिगर। 4 अलग अलग पाथ्स है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, दोज प्रोसेस आर एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, द कर्व विच रिप्रेजेंट द एडियाबेटिक प्रोसेस एमंग 1 2 3 4 ईच। कि इनमें से एडियाबेटिक प्रोसेस कौन है। अब सभी लोग बेटा जानते हैं, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक ये सब है क्या। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो पहला हमारा क्या है, आइसोकोरिक। पहला आइसोकोरिक हो गया, यहाँ पर आइसोकोरिक लिख देता हूँ। अब बात है आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये हो गया आइसोबारिक, यानी कि ये हो गया चौथा नंबर वाला। ठीक है, अब बोला गया है आइसोथर्मल और आइसो एडियाबेटिक। ठीक है, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का। अब अगर हम प्रेशर बेटा धीरे धीरे कम करते हैं तो वॉल्यूम हमारा धीरे धीरे कम होता है। इसका मतलब कि ये है एडियाबेटिक। पीवी क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्रेशर और वॉल्यूम बराबर nRT/V। तो ये अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया वॉल्यूम। जबकि एडियाबेटिक में होता है पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हो गया ना। तो पी बराबर क्या आ गया, कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई वी के पावर गामा, यानी कि वैल्यू काफ़ी रैपिडली गिरेगा। वैल्यू क्या होगा, काफ़ी रैपिडली गिरेगा। इसका मतलब सेकंड वाला जो बना ये एडियाबेटिक का है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस वाला ग्राफ हमारा सेकंड है। कौन सा है, सेकंड है। 31 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चलते हैं। इफ़ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड। ध्यान से देखना
कि हम क्या कर रहे हैं, टेंशन को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। बेटा ट्रांसवर्स वेव का सवाल है। अब ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फार्मूला क्या होता है, √T/m। देखो मास पर यूनिट लेंथ, इस m को म्यू भी लिखा जाता है, मास पर यूनिट लेंथ इसको कहते हैं, ठीक है। चल जिसको जो समझ में है वो लिख लेना, मास पर यूनिट लेंथ। अब इन्होंने दिया इफ़ द इनिशियल टेंशन ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल्ड। अच्छा टेंशन को केवल डबल कर रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ थोड़ी चेंज हो रहा है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ तो चेंज इन्होंने किया नहीं, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, खाली बोला कि टेंशन को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। कि और कुछ बोला है भाई, टेंशन को डबल किया ना, और तो किसी चीज़ के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो इनिशियल एंड फाइनल स्पीड क्या होगा, तो यानी कि v1/v2, क्योंकि जब टेंशन को इसको चेंज किया नहीं तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T ले लेंगे, v1/v2 बराबर √T डिवाइडेड बाई √2T। √T कैंसिल हो गया तो 1/√2 बच गया। क्या बच गया, 1/√2। तो 1/√2 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। हाँ सही है, इनके यूनिट होते हैं, जैसे प्लेन एंगल का रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता दिया, नहीं है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो हमने 34 क्वेश्चन करा दिए, 41 मिनट लिया एक्सप्लेन करने में। अब बाकी के देखो, ये क्वेश्चन अब आपको छोड़ रहे हैं, काहे के लिए छोड़ दे रहे हैं ये भी मैं बता दूँ, ये आपको अपने आप करना है, ट्राई करना है कि क्या होगा कि अ सेल ऑफ मास m is at rest initially explodes into 3 fragment of masses are in the ratio of 2:3, यानी कि दो सेम मास के हैं और एक थोड़ा उनसे आधे मास का है। कैसे निकलेगा वो मास, वो भी पता चल जाएगा कि भाई m था, ये टूटा 3 अलग अलग फ्रैगमेंट में, और मान लो ये m1 मास था और ये m2 था और ये m3 था। अब इनकी जो रेशियोज निकल के आ रहा है m1 m2 m3 का, वो आ रहा है 2:2:1। इसका मतलब कि ये दो तो बराबर है और ये अलग है। मान लो रेशियो कांस्टेंट कुछ है, रेशियो कांस्टेंट कुछ है, कुछ भी है, मान लो x है या a है, क्या है a है, तो अगर 2a + 2a + a जोड़ेंगे तो m आ जाएगा। तो 2a 2a 4a + a 5a = m, तो a बराबर आ गया m/5 आ गया ना। तो पहला मास जो m1 निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 टाइम्स है, 2a के बराबर है, तो 2a यानी कि 2/5 × m। दूसरा मास कितना निकलेगा, अगेन 2/5 × m। तीसरा मास कितना निकलेगा, ये निकले m के बराबर है केवल, तो वो निकलेगा m/5। तो ये फ्रैगमेंट्स हैं, ये उनके मासेस हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये भी दे रखा है कि इफ़ द फ्रैगमेंट्स हैव इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि दो पार्टिकल, जैसे ये एक बड़ा सा था और ये कहीं एक्सप्लोड किया, इस जगह पे मान लो एक्सप्लोड किया, और जब एक्सप्लोड किया है यहाँ पर दो कुछ परपेंडिकुलर जा रहे, हो सकता है ऐसे ऐसे गए हों 90 डिग्री पर, कैसे गए नहीं पता, हो सकता है एक इधर गया हो एक इधर गया हो सकता है एक इधर गया हो एक इधर गया हो सकता है एक मास इस तरफ गया हो और एक नीचे की तरफ गया हो, परपेंडिकुलर तो यही बना। तो ये थोड़ी ना दिया कि कैसे गए, बस खाली दे दिया परपेंडिकुलर गए। इफ़ द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट इज ओके डायरेक्शन विद स्पीड v, तो स्पीड ऑफ द थर्ड यानी कि लाइटर फ्रैगमेंट का स्पीड क्या होगा। अरे बाप रे बाप, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें तो, क्योंकि जब मास दे ही दिया है, एक्सप्लोड कर ही रहे हैं, तो इसमें क्या ही ज़्यादा दिमाग लगाया जाए भाई। इनके मासेस तो आपके सामने निकला है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वेलोसिटी तो निकालनी है, शुरुआत में वेलोसिटी क्या था, 0 था, एक्सप्लोड हो रहे हैं, यानी बाद में भी उनके मोमेंटम क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब कैसे 0 होंगे, ये तो आप दिमाग लगा ही लोगे। चलो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लेट अस कंसीडर कि दो फ्रैगमेंट जो हमारे बराबर मास के हैं वो x और y एक्सिस में जा रहे हैं। तीसरे का नहीं पता क्योंकि परपेंडिकुलर है और कुछ नहीं है, तो तीसरे का नहीं पता। इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया कि m1 v1 का मतलब कि v1i, v ले लिया क्योंकि इन्होंने दे दिया v से जा रहे हैं, तो v और i कैप, तो यानी पहले का पार्टिकल है, पहले पार्टिकल का ये हो गया। दूसरे का ऐसे ही m2 v × j कैप ले लिया, प्लस तीसरे का m3 × वेक्टर v। ये हमको पता ही नहीं है कि क्या है, ये हमको पता नहीं है, तो इसको हम निकाल लेते हैं बेटा। क्या करेंगे, m3 × v बार, v वेक्टर बराबर ये आ जाएगा माइनस में m1 v i कैप ठीक है, और ये m2 v j कैप। अब सबको पता है m1 और m2 बराबर हैं, तो इस कितना है, तो ये है 2m/5, कॉमन ले लिया, माइनस साइन ये वाला जो था इसको भी हमने यहाँ लिख लिया, इंटू वी आई कैप
प्लस वी जे कैप। और यहाँ पर क्या है भाई, m/5 इंटू ये, तो m/5 कैंसिल हो गया। अब वेक्टर v बराबर आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2vi कैप माइनस 2vj कैप। इसका मॉड निकाल दो, इसका मॉड निकाल दो तो कितना आ जाएगा, दोनों की वैल्यू 2 है और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। यानी कि v का मॉड जब निकालोगे तो आ जाएगा बेटा 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो 2√2v कितना आएगा, 2√2v मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हमने पूरे 35 क्वेश्चन करा दिए। अब बचा हमारे पास सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो होते नहीं है, कितने बचे, 15 क्वेश्चन बचे। अब 15 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं कंप्लीट तो हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ भाई कि देखो अंसारी सर करवा रहे हैं, मेहनत से करा रहे हैं। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं आपको देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस भाई इस पर तुम लोग ना 50 लाइक करा दो, 50 लाइक करा दो, ठीक। शेयर कर दो कम से कम 12-15 लोगों को, 10+ शेयर कर दो, इतना ही कर दो, बाकी मैं कर लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन और जो और प्रीवियस ईयर है, बाकायदा ईयर वाइज हम आपको क्वेश्चन से लेके आएंगे, ठीक है ना, चैप्टर वाइज के साथ ईयर वाइज। ईयर वाइज करने का बेनिफिट ये होगा कि आप एक साथ एक बार में पूरे फिजिक्स को गो थ्रू कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप हमारी बात समझ रहे हो। अब आपकी बारी है प्यार दिखाने की, मोहब्बत दिखाने की। प्यार दिखाइए, मोहब्बत दिखाइए। फिर मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या, सब्सक्राइब जरूर करें, ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्यारे वीडियो के साथ अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर के साथ, अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। अरे पता नहीं, जो भी है समझ लो अपने आप से, ये सब अंडरस्टूड वाली बातें हैं। बाकी आप हमारी भावनाओं को समझ गए, कदर कर लिए, बहुत बड़ी बात है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।